हेलो, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 मार्च की मेजर न्यूज़ और एडिटोरियल्स। तो सबसे पहला एडिटोरियल है कि ऑयल पावर एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रप्शन, कि जो वेस्ट एशिया में एक ऑयल क्राइसिस खड़ा हो रहा है, उसको जो मेजर पावर है जैसे इंडिया हो गया, रसिया हो गया, यूएस हो गया, ईरान हो गया, इसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है और इसके रिगार्डिंग क्या क्या पॉलिटिक्स हो रही है। तो अगर इसका कॉन्टेक्स्ट देखें तो फरवरी 28 को यूएस और इजराइल ने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया था। किसके अगेंस्ट? ईरान के अगेंस्ट। और ईरान ने रेस्पॉन्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर लिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक 33 किलोमीटर का नैरो गेटवे है जहां से मेजर ऑयल ट्रेड है वो पास करता है। और अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो A50 यानी लगभग 20% जो ऑयल ट्रेड है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है और एक चौक पॉइंट की तरह काम करता है। ऐसे में अगर हम ऑयल ग्लोबल एनर्जी फ्लो उसकी बात करें तो ऑयल और नेचुरल गैस लगभग हाफ ऑफ जो 50% ग्लोबल एनर्जी सप्लाई है उसका परसेंटेज है। जो रेस्ट हाफ है वो कोल और रिन्यूएबल एनर्जी है, और ये हमें IEA के डेटा से पता चलता है। अगर वर्ल्ड की में हम देखें तो मेजर सप्लायर की बात करें तो सऊदी अरेबिया है, UAE है, ईरान है। ये बेसिकली जो पर्शियन गल्फ के अराउंड की कंट्रीज है वो है। और इनके अलावा अगर हम बात करें तो मोस्टली US हो गया, रशिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, कनाडा हो गया। ये लार्ज ऑयल और नेचुरल गैस के इनके पास भी अच्छे खासे रिजर्व हैं। अब ये तो प्रोड्यूसर कंट्रीज की बात होगी। अगर मेजर कंज्यूमर्स की बात करें तो चाइना, इंडिया और जापान, यानी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पे कंजम्पशन ऑयल का बहुत हैवी होता है। तो जैसे जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है वो तो मेजर प्लेयर है, लेकिन इसके साथ साथ यूएस भी एक प्रिंसिपल प्लेयर माना जाता है जियो पॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी में। तो यूएस अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो यूएस एवरेज पर कैपिटा जो एनर्जी सप्लाई है उसमें इंडिया का 10 गुना सप्लाई करता है, वहीं ये चाइना का लगभग 2.5 टाइम्स सप्लाई करता है। तो यूएस एक ऐसे में एक हिस्टोरी यहाँ पे होता है, एक हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसकी बात कर रहे हैं कि 1950s में क्या हुआ कि वेस्ट एशिया की तरफ कंट्रोल शिफ्ट हो गया। वेस्ट एशिया में कंट्रोल शिफ्ट हुआ और ऑयल की 1970 के आसपास प्राइस बढ़ गई। तो ऐसे में जो अरब मेंबर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस ओपेक कंट्रीज है उनमें बढ़ गया। तो इसके रेस्पॉन्स में यूएस ने दो तरीके का रेस्पॉन्स दिया। एक तो अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा दिया लगभग 2000 के आसपास से, और दूसरा इन्होंने स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन चालू कर दिया। जैसे 1990 में यूएस ने ग्लोबल वॉर करी है, जैसे गल्फ वॉर करी है, इराक ईरान वॉर हुई है 2003 से 11 तक। वेनेजुएला में इन्होंने जो अभी मदुरो सरकार के साथ किया वो भी इसी का पार्ट मान सकते हैं। ऐसे ही यूएस इजराइल जो वॉर हो रहा है ईरान का, ये भी एक ग्लोबल एनर्जी जो सप्लाई में हेजेमनी बनाने की दिशा में ही कदम मान सकते हैं। अगर हम करंट प्रोडक्शन की बात करें तो वेनेजुएला और ईरान लगभग 39% ऑफ प्रूवन ऑयल रिजर्व अपने पास रखते हैं। अब ये तो करंट स्टेटस हो गया, लेकिन क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर हो रखा है, उसको चोक कर रखा है ईरान ने, तो ऐसे में जो रसिया है उसको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो उसको फायदा कैसे हो रहा है? क्योंकि रसिया एक तरीके से रसिया के पास लार्ज ट्रेडेबल ऑयल सरप्लस है। तो ओनली कंट्री है जिसके पास सरप्लस ऑयल है, और सरप्लस ऑयल होगा तो ये इनको फायदा है, क्योंकि एक तरीके से स्टेबलाइजिंग एनर्जी प्राइस को करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं। अगर मैं इंडिया और रशिया की बात करूं तो इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, थर्ड लार्जेस्ट हम कंज्यूमर है। तो और अगर हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट की बात करें तो 2021 में हमारा सिर्फ जो ऑयल इंपोर्ट था वो 2.5% हमारी बास्केट का हम रसिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, वो बढ़ के 39% हो गया 2023 में। इसका मतलब हमने अच्छा खासा इंक्रीमेंट करा है। सेम अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो ये जो नेचुरल गैस है उसके लिए बहुत ज़्यादा रशिया पे डिपेंडेंट है, लेकिन 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तो यूरोप भी एक तरीके से नए जो एनर्जी रिसोर्स हैं उनको खोजने की तरफ सोच रहा था, तो उन्होंने वो भी वेस्ट एशिया पे उनकी डिपेंडेंसी बढ़ गई है। तो डायरेक्टली जो क्राइसिस हो रहा है उसका यूरोप पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। अब अगर एक डेटा की तरफ देखें तो मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से अगर हम इंडिया को देखें तो हम 6 मिलियन बैरल पर डे जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब लगभग 2 ट्रिलियन एनुअली हम क्या कर रहे हैं,
ऑयल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। इसमें से हम जो प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रोसेस करते हैं और लगभग 1.9 जो मिलियन बैरल पर डे है, इतना हम वापस भी प्रोडक्ट प्रोसेस एक्सपोर्ट भी करते हैं प्रोडक्ट्स को। तो हमारा इफेक्टिवली लगभग -4.1 इतना नेट एक्सपोर्ट होता है। ठीक है भाई। तो ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में कुछ जो इंडियन फर्म्स हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन कर रही हैं। रिसेंटली हमने क्या किया, रसिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदा है और उस डिस्काउंटेड ऑयल को ये प्रोसेस करते हैं और उसको सेल करते हैं। अब अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो लगभग 110 बैरल पहुंच गया है जो क्रूड ऑयल के प्राइजेज है। तो यूएस भी बोल रहा है कि ठीक है तुम रशियन ऑयल खरीद लो। तो ऐसे में हम बोल रहे हैं कि जो ग्लोबल टेंशन है, जहां एक तरफ पहले यूएसए सैंक्शन लगा रहा था क्योंकि अगर कंट्रीज रशिया से ऑयल खरीद रहे थे, इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लगे थे इसी एवज में। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यूएस बोल रहा है कि कोई नहीं, तुम रशिया से ऑयल खरीद लो। प्राइस स्टेबलाइजेशन पहला मुद्दा है। नेक्स्ट आर्टिकल है न्यू जीडीपी सीरीज आई है अभी। तो इस जीडीपी सीरीज में क्या हुआ है कि जो पहले जो जीडीपी सीरीज थी उसमें बेस ईयर था हमारा 2011-12 हमारा बेस ईयर हुआ करता था, उसको अभी अपडेट करके रिवाइज करके 2022-23 कर दिया गया है। अब इससे कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि बहुत दिनों से एक मोर एक्यूरेट और रियलिस्टिक पिक्चर हम ला सके इंडियन इकोनॉमी की, तो उसके लिए बेस ईयर को अपडेट करने की एक इवॉल्विंग डिमांड थी। अब अगर हम इसके डेटा की तरफ देखें तो जो नए डेटाज, नए एस्टिमेट्स आए हैं क्योंकि हमने बेस ईयर अपडेट कर दिया है, तो उसके हिसाब से 2024-25 का जो जीडीपी है वो 318 लाख करोड़ में हमारी जीडीपी मापी गई है। और ये जो पिछला एस्टिमेट है उससे लगभग 3 से 4% कम है। अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के शेयर की बात करें तो 21%, 25% और 52% रिस्पेक्टिवली है। न्यू सीरीज में 2 मेथड्स यूज किए गए हैं, तो क्योंकि ये मेथड्स के नाम दे रखे हैं तो मोस्टली होगा क्या कि इनमें कैलकुलेट करते हैं कि रियल जीबीए को हम कैसे एस्टिमेट करें। तो उसके रिगार्डिंग तो डबल डिफ्लेशन मेथड है, दूसरा वॉल्यूम एक्सट्रापोलेशन मेथड है। तो इनको यूज किया गया है ताकि हम इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो। अब हम देखते हैं कि हमारे सामने फर्दर क्या चैलेंजेस हैं। तो 4 सेक्टर्स हैं, जैसे पब्लिक कॉर्पोरेशन हो गया, जनरल गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया और हाउस होल्ड हो गया। तो इनमें जीडीपी एस्टिमेट्स सेपरेटली कंप्यूट किए जाते हैं। तो जो पहले 2 सेक्टर्स हैं यानी पब्लिक कॉर्पोरेशन और जो जनरल गवर्नमेंट है, इनका तो हमारे पास अच्छा खासा डेटा अवेलेबल है, लेकिन जो प्राइवेट कॉर्पोरेशन है और जो हाउस होल्ड्स हैं उनका डेटा अवेलेबल नहीं है। तो पहली जो दिक्कत है वो तो ये है कि इसके डेटा को हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं। दूसरा ये था कि जो मैन्युफैक्चरिंग जीबीए है उसके लिए पहले एएसआई के डेटा पे डिपेंडेंसी थी, लेकिन जो नई सीरीज है उसमें हमने एएसआई के डेटा के साथ साथ जो जीएसटी का डेटा है वो भी इंक्लूड करा है। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे। तो मोटा मोटा इस आर्टिकल में ये बोलना चाह रहे हैं कि जो एएसआई का जो डेटा है उसमें रिफाइनमेंट के साथ साथ हम जो जीडीपी एस्टिमेट्स हैं उनको बेटर करने के लिए जो एमसीए का डेटा यूज़ कर रहे हैं और जो जीएसटी का डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बेटर कैलकुलेशन या बेटर रिजल्ट्स हम अराइव कर पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है एआई पावर टैक्स गवर्नेंस से रिलेटेड कि इंडिया में क्या क्या है और उसके चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। तो इसमें देखिए तो इंडिया में टैक्स टू जीडीपी जो रेशियो है वो 16.3% के आसपास है और ये जितनी भी इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें लोवेस्ट है। अगर हम बात करें टैक्स इवेजन की तो लगभग 4.3% जो टैक्स रेवेन्यू है वो एनुअली टैक्स इवेजन की वजह से लॉस हो जा रहा है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोजेक्ट इनसाइट, जिसको पीआई भी बोल रहे हैं, जो पीआई इनिशिएटिव लॉन्च किया है, उससे हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन कर सकेंगे और इसमें एआई को यूज किया है। अब जो पीआई इनिशिएटिव है उसके एम क्या क्या है, एक तो वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस है उसको बढ़ाया जाएगा, दूसरा जो टैक्स इवेजन है उसको रिड्यूस किया जाएगा और तीसरा है कि जो टैक्स एनफोर्समेंट है उसको ज़्यादा फेयर बनाया जाए ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकम टैक्स को फेयर तरीके से फाइल कर पाएँ। ऐसे में
पीआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए INTRAC यानी इनकम टैक्स का एक एनालिसिस डिपार्टमेंट है, एनालिसिस सेंटर है, वो एआई डेटा को यूटिलाइज कर रहा है। अब डेटा कहाँ कहाँ से उठा रहा है? बैंकिंग और फाइनेंशियल डेटा हो सकता है, प्रॉपर्टी का डेटा हो सकता है, क्रेडिट कार्ड का डेटा हो सकता है, जीएसटी पेमेंट्स का डेटा हो सकता है। तो इस तरीके से एक 360 डिग्री टैक्स पेयर की प्रोफाइल जनरेट की जा सकती है, और इस जनरेटेड प्रोफाइल के बेसिस पे जो डिक्लेयर्ड इनकम है और एक्चुअल फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उनके बीच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकंसिस्टेंसी फाइंड आउट कर सकेगा। तो इस डेटा को यूज करके एक नज स्ट्रेटजी के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है कि जो पर्सन अगर एक्चुअल जो टैक्स पे कर रहे हैं और जो उनकी डिक्लेयर्ड इनकम है उसमें मिसमैच पाया गया तो उनको एसएमएस और ईमेल के थ्रू रिमाइंड करवाया जाएगा। अगर हम इस पीआई इनिशिएटिव के आउटकम्स की बात करें तो 2020-21 में एडिशनल लगभग 11,000 करोड़ के टैक्सेस कलेक्ट करे गए और 19,000 से ज़्यादा जो टैक्स पेयर हैं उनको इसका बेनिफिट मिला है। तो उनसे आईटीडी ने कांटेक्ट किया और 62% लोगों ने अपना इंफॉर्मेशन है उसको करेक्ट करवाया कि उन्होंने जो डिक्लेयर करा था और एक्चुअल था वो दोनों में मिसमैच था, तो उसको करेक्ट करवाया। तो इससे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा और एक ट्रांसपेरेंसी भी सिस्टम में। तो ओवरऑल अगर हम नज कैंपेन की बात करें तो इससे क्या क्या हुआ है? एक तो फॉल्स क्लेम है उसमें करेक्शन हुआ है, पॉलिटिकल डोनेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी आई है, या फिर कोई एडिशनल टैक्सेस हैं उनका पेमेंट भी बढ़ा है, और साथ साथ जो टैक्स रिफंड की प्रोसेस है वो भी फास्ट हो गई है, 93 डे से 17 डे पे डिक्रीज कर गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीआई बिल्कुल एरर प्रोन है या एरर प्रूफ है, इसमें कुछ इशू नहीं है। तो यहाँ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे ये फॉल्स पॉजिटिव ट्रिगर कर सकता है कि कुछ ऐसे लोगों को फ्रॉड के तौर पर आइडेंटिफाई कर सकता है जो एक्चुअल में जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं। साथ में एल्गोरिथम बायस भी हो सकता है क्योंकि जो हिस्टोरिकल एनफोर्समेंट डेटा है उसके ऊपर इसको ट्रेन किया जाता है, क्योंकि एआई मॉडल है तो वो भी एक इसकी लिमिटेशन है। साथ ही ज्योग्राफिकल बायसनेस भी आ सकता है कि कुछ ज्योग्राफीज है वहाँ से या कुछ लोकेशन से वहाँ से टैक्स फ्रॉड ज़्यादा डिटेक्ट होंगे, बाकी जगहों से नहीं होंगे। तो ये सब जो कंसर्न्स हैं वो हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम बात करें, कई बार जो टैक्स पेयर है वो जानना चाहता है कि उसको क्यों आइडेंटिफाई किया गया, उसकी से जो इन्फॉर्मेशन ली जा रही है उसको कैसे यूज किया जाएगा। तो जो एक्सप्लेनेबिलिटी का इशू है वो भी इस केस में आएगा। इसके साथ ही एक और इशू है कि भाई डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी की रिगार्डिंग, उसमें भी एक तरीके से ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है कि पीछे एआई डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है, तो उसकी भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इंडिया में देखा जाए तो ओम्बड्समैन है, उसके रिगार्डिंग भी अभी कोई अरेंजमेंट्स नहीं है। तो इम्पैक्ट असेसमेंट हमें करने की ज़रूरत है। साथ ही कैसे हम इसके लिए एक अपील के लिए कैसे एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, तो उसके थ्रू हमें इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो अगर हम कंक्लूड करें तो जो मॉडर्न टैक्स इंटेलिजेंस सिस्टम है वो इफेक्टिव होने के साथ साथ ही क्या होना चाहिए, एथिकल भी होना चाहिए। अब कुछ और खबर देख लेते हैं कि मेन पेज पे क्या क्या है। तो एक न्यूज़ थी जिसमें बोला गया है कि यूएस ने बोला है कि जो इजराइल ने साउथ पार्क गैस फील्ड जो ईरान की लार्जेस्ट गैस रिजर्व है उसके ऊपर अटैक कर दिया था, तो उस वैसा अटैक फिर से नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने बोला था कि अगर हमारी गैस जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर अटैक हुआ तो हम रिटालिएटरी स्ट्राइक करेंगे, तो उसको वो फर्दर एस्केलेट ना हो। तो इसके लिए ट्रंप ने बोला है कि इजराइल फर्दर ऐसा कोई भी अटैक नहीं करेगा। तो रिसेंटली हमने देखा था कि इजराइल के अटैक के बाद ईरान ने कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजराइल इनके ऊपर मिसाइल लॉन्च कर दी थी। इसी से जुड़ा एक और आर्टिकल कि रास लाफेन में ईरान ने अटैक कर दिया, उसकी वजह से भारत की एलएनजी को लेके जो वरीज है, जो कंसर्न्स हैं वो बढ़ गए। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रास लाफेन एक कतर में एलएनजी फैसिलिटी है और इंडिया के लिए जो लार्जेस्ट एनर्जी सोर्स है वो कतर ही है। इंडिया अपनी नेचुरल गैस का लगभग 50% वो एलएनजी के थ्रू मीट करता है। तो इसलिए ये इंडिया के लिए एक क्योंकि अटैक हुआ है
और ये कतर में इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि और भी जैसे रिसेंटली जो समरेफ रिफाइनरी है सऊदी अरेबिया में, वहाँ पर भी अटैक हुआ है। तो ये कुछ साइट्स के नाम है जो हमें देख लेने चाहिए, मे बी प्रीलिम्स में कहीं पूछ ले। तो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।